Assalamualaikum students and welcome back to your class. We are doing unit number 3, that is dynamics. The topics we will cover today are topic 3.2 Newton's laws of motion and topic 3.2.1 Newton's first law of motion. So let's start our lecture. Topic 3.2 Newton's laws of motion. Isaac Newton 1642 to 1727 was born in England. He proposed a theory of the causes of motion. Collectively, they are called Newton's laws of motion, and these laws provide the basis for understanding the effect that forces have on an object. मतलब ये कि इज़ैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी, बताई थी फॉर द कॉजेज ऑफ मोशन. जो मोशन होती है इसके कॉजेज क्या हैं, इसके रीजंस क्या होते हैं. कलेक्टिवली इन तीन हमारे पास लॉज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और उन लॉज को कलेक्टिवली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है. इन लॉज में क्या होता है, ये हमें एक बेस प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए हम उन जो फोर्सेस होती हैं, जो ताकतें होती हैं, वो एक जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम पढ़ते हैं और वो हमें उन मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल एक चेयर है, पड़ी हुई है, उस पर अगर आप लोग फोर्स अप्लाई करोगे तो वो मूव करेगी. सो इस तरह से ये सारे के सारे लॉज जो हैं इस तरह के सारे फिनोमेनास को या सारे सिचुएशंस को एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करती हैं. This book was written in Latin with the title Philosophiae Naturalis Principia Mathematica as shown in figure. ये इनकी इज़ैक न्यूटन की बुक थी जिसमें उन्होंने ये सारे के सारे लॉज और जो थ्योरी थी वो प्रपोज की थी. और द इंग्लिश टाइटल ऑफ न्यूटन 1687 treatise is the mathematical principles of natural philosophy which is often referred to as Newton's Principia. ठीक है, ये इंग्लिश टाइटल इसका है. ये एक लैटिन में बुक उन्होंने लिखी थी, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में. इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया था तो टाइटल उसका चेंज करके इंग्लिश में कर दिया था और इसको न्यूटन्स प्रिंसिपिया भी कहा जाता है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट. अब स्टेटमेंट क्या है इसकी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, इफ़ द नेट इटरनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, the object will maintain its state of rest or of uniform motion, constant velocity. अच्छा, this is not eternal, this is external. ये थोड़ा सा यहाँ पे, this is external. ठीक है, अच्छा जी. मतलब इसका ये है कि टोटल अगर एक फोर्स है, जो टोटल फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, वो ज़ीरो है, तो नेट फोर्स टोटल फोर्स होती है. यानी कि सारी की सारी कलेक्टिव फोर्स जो है अगर वो ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को भी मेंटेन करेगा, या फिर अगर वो मोशन में है तो वो उसको भी मेंटेन करेगा. वही जो हमने उससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, जब एक मोशन, एक ऑब्जेक्ट पर दो तरह की मोशंस अप्लाई हो रही हैं, कि कोई भी तरह की मोशंस है, अगर वो टोटल एक दूसरे को कैंसिल करती हैं और टोटल हमारे पास नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो आ जाए, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी स्टेट में रहेगा. लेकिन अगर एक फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाए और दूसरी कम हो जाए तो वो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पे फिर उसकी जो पोजीशन है या जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज हो जाता है. In other words, if there is no net force acting on an object, its velocity will not change. दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नेट फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर ही नहीं रही है तो वो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. अगर वो जिस तरह से मूव कर रहा है वो उसी तरह से मूव करते जाएगा. इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट. अगर एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही वो रहेगा. इफ़ इट इज़ मूविंग इट विल कंटिन्यू टू मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन एंड नो चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन. अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताएं कि इन्होंने जीरो एक्सेलरेशन क्यों कहा है, वो तो मोशन में है ना. ओके, मैं बताती हूँ. जीरो एक्सेलरेशन इसलिए है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन हमने क्या कहा हुआ है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज बेसिकली द चेंज इन वेलोसिटी. If the velocity is constant and if the velocity is not changing at all, then the acceleration is going to be zero. ठीक है,
इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो एक्सेलरेशन का हुआ है। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे जाएगा, और जैसे ही वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा दैट से उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, और ना तो उसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा ना ही उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा। मैथमेटिकली द फर्स्ट लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फर्स्ट लॉ को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये हमारे पास वी आई वी एफ और ये सारा कुछ होता है। सो इसी तरह से एफ नेट का मतलब है कि टोटल फोर्स, एक ऑब्जेक्ट है उस पर जितनी भी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, सो उन सबको प्लस करके माइनस करके सारी कैलकुलेशंस करने के बाद जो लास्ट वाला रिजल्ट आएगा उसको एफ नेट कहते हैं। ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। देन डेल वी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, द चेंज इन वेलोसिटी इज ज़ीरो, देन देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज आल्सो गोइंग टू बी ज़ीरो। ठीक है, सो इफ एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो, if f net is equals to 0, then del v is equals to 0. The change in velocity, there is no change in velocity, the velocity is going to be constant, and if the velocity is constant and the change is 0, then the acceleration is also going to be 0. ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी फर्स्ट लॉ की। Newton's first law indicates that a state of rest, zero velocity, and a state of constant velocity are equivalent, because both of them does not require a net force to sustain it. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये भी इंडिकेट करता है कि अगर एक स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी का जो स्टेट है वो इक्विवेलेंट है, वो एक जैसा है। अब आप कहेंगे कि एक जैसा क्यों है, एक तो बॉडी जो है वो बिल्कुल रुकी हुई और दूसरी बॉडी तो मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसलिए इनको इक्विवेलेंट कहा हुआ है कि तकरीबन ये एक जैसे हैं, हम इसको एक जैसा कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों को कोई नेट फोर्स जो है रिक्वायर्ड नहीं है कि वो उसकी पोजीशन को सस्टेन करे। यानी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी पे या अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव भी करती जाएगी, और अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। कोई और फोर्स उसको नहीं चाहिए, नहीं नीडेड उसको कि वो अपनी पोजीशन को सस्टेन करे। अगर एक चेयर एक जगह पे पड़ी हुई है तो वो वहीं पे पड़ी रहेगी, कोई और फोर्स उसको नहीं चाहिए कि वो उस चेयर को वहाँ पे रखे रहे। ठीक है, हाँ अगर हमें उसको मूव करना है तो फिर हमें कोई नेट फोर्स चाहिए होती है, लेकिन अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, रेस्ट पे उसको रखने के लिए हमें कोई नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसमें भी हमें कोई नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं है, हम उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर वो मूव कर रहा है तो वो खुद ही मूव करता जाएगा, कोई और फोर्स उसको नहीं चाहिए कि वो उसकी उस पोजीशन को सस्टेन करे। आई नो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बॉल एक अगर हम किसी भी चीज़ को मूव करवाते हैं तो वो तो थोड़ी देर बाद आके जाके रुक जाता है, तो और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो उसको कोई फोर्स नहीं चाहिए कि वो उसको अपनी पोजीशन को कांस्टेंट वेलोसिटी को सस्टेन करे। तो इसके बारे में थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे और आपको साथ में इसका रीज़न भी पता चल जाएगा कि क्यों जो है एक बॉल है या कोई भी चीज़ है अगर हम उसको मूव करवाते हैं तो वो आगे जाके रुक जाता है। द स्टडी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। अच्छा, इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है बॉडीज एट रेस्ट एंड दूसरा है बॉडीज इन मोशन। अभी हम मोशन और रेस्ट दोनों के बारे में पढ़ रहे थे और वही जो कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे थे तो उनको अभी हम सेपरेटली हर एक टॉपिक में क्लियर करेंगे। अच्छा जी, bodies at rest. The first part of the law states that a body at rest will remain at rest if no net force acts on it. फर्स्ट पार्ट में तो हमने अभी यही पढ़ा था कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी अगर कोई नेट फोर्स रिस्पेक्ट नहीं करे। अगर हम उसको जब तक हिलाएंगे नहीं, कोई चेयर पड़ी हुई है, कोई बुक पड़ी हुई है, जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं, धक्का नहीं देंगे तो वो मूव नहीं करेगा। दिस पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड गोज विद आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन। और ये फर्स्ट लॉ जो है ये आसानी से हम इसको समझ सकते हैं क्योंकि हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं। आपको पता है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है, जब तक आप कोई उसको उठाएगा नहीं या आप उसको नहीं उठाएंगे, धक्का नहीं मारेंगे, तो वो उस अपनी स्टेट को जो है उसको बरकरार रखेगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है समझने के लिए। एग्जाम्पल में क्या है, अ चेयर लेइंग in a room will remain stationary and will not start moving or flying around by itself unless someone moves it by applying a net force। जाहिर सी बात है अगर चेयर एक आपके रूम में पड़ी हुई है सामने तो वो उसी तरह से पड़ी रहेगी, ये नहीं होगा कि वो खुद ब खुद ही मूव करना स्टार्ट करे या फिर पूरे कमरे में उड़ना स्टार्ट कर दे।
और ये तब तक इस तरह कर सकते जब तक कोई और फोर्स, जो कोई नेट फोर्स है, वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। जब तक हम उसको कमरे में उड़ाएंगे नहीं तो वो उड़ेगी नहीं, और अगर हम उसको मूव नहीं करवाएंगे तो वो मूव नहीं करेगी। सो जो फोर्स हम उस पर अप्लाई करेंगे उसको मूव करवाने के लिए, उसको नेट फोर्स कहा जाएगा। बॉडीज इन मोशन। अब हमने मोशन में जो बॉडीज होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद फुल यूनिफॉर्म स्पीड इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। सेकेंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि एक बॉडी जो है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी और उसी तरह से मूव करेगी उसी स्ट्रेट लाइन में पूरी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, अगर उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, उसकी चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो रहेगा और एक्सेलरेशन भी उसका ज़ीरो होगा। ये बात यहाँ पे वो कर रहे हैं कि अगर एक बॉडी है और वो मोशन में है तो वो उसी तरह से मूव करेगी उसी स्ट्रेट लाइन में। डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज होगी, ये भी याद रखना कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगी अगर कोई नेट फोर्सेस पे एक्ट नहीं करी। जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं तब तक वो नहीं रुकेगा। बट आवर डेली ऑब्जर्वेशन इज़ अगेंस्ट दिस। लेकिन हमारी डेली ऑब्जर्वेशन तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसके अगेंस्ट है। अगर कोई बॉल है उसको आप धक्का मारते हैं या उसको आप किक करते हैं तो वो थोड़ा सा आगे जाके रुक जाता है। एग्जाम्पल, इफ़ वी रोल अ बॉल इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। वही बात है, अगर बॉल को हम रोल करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। But careful study of the moving ball shows that there are forces like friction and air resistance which oppose the motion of the ball. अच्छा जी, अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक बॉल है, आपने उसको किक किया है, ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो कॉन्स्टेंटली उसी तरह मूव करता जाएगा स्ट्रेट ही लाइन में अगर कोई और फोर्सेस पे एक्ट नहीं करेगी। लेकिन बॉल आगे जाके रुक गई। अब क्यों रुक गई? अब वहाँ पे देखें, वहाँ पे दो फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रही हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन है। एक तो फ्रिक्शन जो कि बॉल और ग्राउंड के दरमियान में है, दूसरा उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है, हवा का भी एक रेजिस्टेंस, एक हवा का भी एक वो होता है, प्रेशर टाइप होता है, जिसकी वजह से इन दोनों चीज़ों को मिला के वो बॉल जो है वो थोड़ा सा आगे जाके रुक जाता है। अगर हम इन दो चीज़ों को बिल्कुल वो कर दें, क्या कहते हैं, ख़त्म कर दें, अगर कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो और सामने कोई दीवार ना हो, बहुत लंबी सी जगह हम बना दें, तो अगर हम बॉल को किक करेंगे तो वो उसी तरह से जाता रहेगा, उसी स्पीड से जिस फोर्स से हमने उसको किक किया है और जिस उस फोर्स के ज़रिए जो उसने मूवमेंट स्टार्ट की है वो उसी वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करता जाएगा या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव करता जाएगा। और वो जब तक उसके सामने कोई दीवार नहीं आएगी या कोई भी आप क्या कह सकते हैं, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगा उसके सामने, तो वो जो है वो बॉल मूव करता जाएगा और वो उसी स्पीड से उसी मोशन में वो आगे जाता जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर हमने फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अगर हम इन दो चीज़ों को रिमूव कर दें तो वो बॉल उसी तरह से मूव करता जाएगा जब तक उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ जाएगा जो कि उसकी मूवमेंट को रोक दे। This means that the object would continue to move in a straight line forever with uniform speed if the forces opposing the motion of the object are removed. देखिए, वही कह रहे हैं कि अगर उस बॉल के सामने कोई ऑब्स्टेकल ना आए, यानी कोई दीवार या कोई पत्थर कुछ भी ना आए, और अगर ये जो इस पे अपोजिंग फोर्सेस हैं जो इसकी मोशन को रोक रही हैं, कौन कौन से अपोजिंग फोर्सेस हैं? एक फ्रिक्शनल फोर्स है, दूसरा एयर रेजिस्टेंस है। अगर इन दोनों फोर्सेस को हम हटा दें और कोई ऑब्स्टेकल उसके सामने ना आए तो वो बॉल जो है ना वो उसी तरह से फॉरएवर, पूरी ज़िंदगी के लिए भी वो मूव करता रहेगा जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है। In space where there are negligible opposing forces, objects move in a straight line and no applied force has to be maintained by an engine to keep them moving. स्पेस में क्या है, वहाँ पे जो अपोजिंग फोर्सेस है वो नेग्लिजिबल है तकरीबन, मतलब हम उसको वो कर सकते हैं, ना होने के बराबर ही है वो। तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो उस स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और कोई भी फोर्स जो है नहीं चाहिए होती कि वो उसकी जो मूवमेंट है उसको क्या करे, मेंटेन करे, या फिर कोई इंजन की ज़रूरत नहीं होती कि उसको हम मूव करवाते रहें। जैसे कि ये सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स को जब एक दफ़ा ऑर्बिट में या स्पेस में वो भेज दें तो वहाँ पे फिर उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए होती कि वो उसको वहाँ पे उस स्ट्रेट लाइन में मूव करवाए या वो वहाँ पे उसको रखे। और इसके अलावा आप गैलेक्सीज वगैरह को देख सकते हैं, अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रही हैं और उसी तरह से मूव करते जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उस पर कोई ऐसी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है जो कि उसको स्टॉप कर सके। ठीक है, अच्छा जी,
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने अब इनर्शिया पढ़ना है. व्हाट इज इनर्शिया? अ ग्रेटर नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट देन ऑफ अदर्स. अच्छा, यहाँ पे अब एक और बात है, कहते हैं कि कोई एक नेट फोर्स जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए जो हमें उस वेलोसिटी को चेंज करना है कुछ ऑब्जेक्ट्स की देन अदर. यानी कि हमारे पास 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं और सबके डिफरेंट साइजेस हैं, तो सबको मूव करने के लिए हमें डिफरेंट नेट फोर्स चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल एक बड़ा आपके पास वेट्स पड़े हुए हैं, एक 5 kg है, एक 10 kg है और एक 20 kg है. तो 5 kg पे आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो अगर आप 10 kg पे अप्लाई करोगे उतना ही फोर्स, तो आप उसको नहीं उठा सकते. ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स जो थी जो हमें 5 kg को मूव करने के लिए थी उसके हिसाब से 10 kg बहुत ज़्यादा है, उतनी फोर्स हमें नहीं, फिर हमें उससे ज़्यादा फोर्स, उसके डबल फोर्स हमें चाहिए कि हम 10 kg के वेट को उठाएं या उसको मूव करवाएं, उसको पुश करें, धक्का दें उसको. ठीक है, और सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप वही 10 kg पे जो फोर्स अप्लाई करके आपने 10 kg के ऑब्जेक्ट को मूव करवाया है या 10 kg वेट को मूव करवाया है, अगर वही फोर्स आप 20 kg वाले उस पे लगाएंगे, वेट पे लगाएंगे, तो वो 20 kg अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं. ठीक है, क्यों? इनर्शिया की वजह से जो नेट फोर्स होती है वो चेंज होती है. हर एक बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें डिफरेंट फोर्सेस चाहिए होती हैं. एग्जांपल, a net force that is enough to move a car will cause only a small change in the motion of a truck. ठीक है, जो नेट फोर्स है जो हम इनफ है, काफ़ी है एक कार को मूव करने के लिए, तो वो सिर्फ क्या करेगा कि वो एक छोटा सा चेंज ले आएगा ट्रक के मोशन में, अगर वो नेट फोर्स कार को मूव करवा रही है. ठीक है, तो कार तो उस फोर्स से मूव कर रही है, लेकिन अगर वही फोर्स हम ट्रक पे लगाएंगे ना तो वो थोड़ा सा उसके मोशन में चेंज आ सकता है, लेकिन जैसे कार मूव कर रही है उस फोर्स से, उस तरह से ट्रक मूव नहीं कर सकती. In comparison to the car, the truck has a much greater tendency to maintain at rest. और कंपैरिजन अगर करें तो ट्रक का जो वेट है वो ज़्यादा है, तो ट्रक को ज़्यादा ग्रेटर टेंडेंसी है उसकी कि वो रेस्ट पे रहे, और उसको फिर रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी. Therefore, we say that the truck has more inertia than a car. और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्रक का जो इनर्शिया है वो कार से ज़्यादा है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज समटाइम्स कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं. यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन help us to define inertia, therefore it is also called law of inertia. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो उसके ज़रिए से हम इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. इनर्शिया इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इनर्शिया भी क्या चीज़ है, वो नेचुरल टेंडेंसी है उसकी अपनी, जो कि ऑब्जेक्ट को क्या करवाती है, या तो वो रेस्ट पे रहे, रिमेन एट रेस्ट, या फिर वो मोशन में अगर है तो वो मोशन में रहे एट कांस्टेंट वेलोसिटी. जो वेलोसिटी उसकी थी पॉइंट ए पे वही वेलोसिटी पॉइंट बी पे, वही पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे, पॉइंट ई पे, जहाँ से जहाँ तक वो बॉडी या ऑब्जेक्ट जा रहा है वहाँ पे उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया. और जो ऑब्जेक्ट का मास है वो क्या है, वो इनर्शिया का एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है. क्या कैसे? क्योंकि इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है एक ऑब्जेक्ट के मास पे, तो इनर्शिया को और मास जो है वो क्या है, वो रिलेटेड है. ठीक है, और इनर्शिया जो मास है हम उसको इनर्शिया का क्वांटिटेटिव मेजर कह सकते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ इनर्शिया एंड मास इज किलोग्राम केजी. उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है. द लार्जर द मास द ग्रेटर द इनर्शिया. जितना मास ज़्यादा होगा उतनी इनर्शिया ज़्यादा होगी. जैसे कि अगर ट्रक है तो ट्रक का इनर्शिया जो है उसका मास ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा नेट फोर्स की ज़रूरत होगी, वो ज़्यादा उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो रेस्ट पर है. और अगर एक छोटी सी बॉल आपने रखी हुई है तो उसकी जो इनर्शिया है तो वो उसी के हिसाब से स्मॉल होगी क्योंकि उसका मास कम है. तो अगर हम उस पर थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो मूव कर जाएगा. B. We feel inertia. We can feel inertia. When we are in a moving car, we can feel the effects of our own inertia. अच्छा, अब हम अगर हैं, हम पे भी इनर्शिया जो है अप्लाई होती है क्योंकि हम भी वेट, हमारा भी मास है, और उस मास के हिसाब से हम जब मूव करते हैं तो इनर्शिया जो है उसको हम फील कर सकते हैं. अगर हम एक मूविंग कार में बैठे हुए हैं तो हम उस इनर्शिया, अपनी इनर्शिया को, इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं. इफ़ द कार
accelerates forward, we feel as if our body is being pushed back against the seat because our body resists the increase in speed. If the car turns a corner, we feel as if our body is being pushed against the door because our body resists the change in direction of motion. If the car stops suddenly, we feel as if our body is being pushed forward because our body resists the decrease in speed. अच्छा, अब यहाँ पे देखें इनर्शिया को हम अब डिस्क्राइब करें, सारा देखेंगे हम जैसे हम उसको कैसे फील करते हैं। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी रेस्ट पे थी और गाड़ी को हमने स्टार्ट कर दिया, तो हमारी जो बॉडी थी उसकी इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे थी, लेकिन हम बॉडी अब उस कार को क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो जो गाड़ी में हम बैठे हुए हैं या कोई मोटरिस्ट अगर गाड़ी में है तो वो ऐसे उसको फील करवाएगा जैसे कि उसको आगे थ्रो किया जा रहा है, उसको आगे फेंका जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने खुद भी देखा होगा जब आप गाड़ी में बैठे होते हो तो गाड़ी स्टार्ट होती है, झटका सा लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, रेस्ट पे होती है, और जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो वो आगे मूव करने लगती है और हमारी बॉडी उस चेंज को रेजिस्ट करती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे इसी रेस्ट वाले स्टेट पे रहना है, लेकिन वो उस रेस्ट वाले स्टेट से फिर जब उस पर नेट फोर्स लगती है तो वो आगे जो है हमारी बॉडी आ जाती है और फिर उसी मोशन के साथ वो मूव करने लगती है। Inertia of motorist make her feel like she wants to continue moving in a straight line। और जब आप लोग किसी कॉर्नर से आपने मूव करना है या किसी कॉर्नर पे आपने घूम जाना है तो वहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि आप दीवार के साथ डोर के साथ लग जाते हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी का जो इनर्शिया है वो क्या करता है, वो हमें ऐसे फील करवाता है कि हमें उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, कॉर्नर से नहीं मुड़ना है। लेकिन फिर गाड़ी के मोशन के साथ वो मुड़ जाता है, लेकिन हमारी बॉडी अपनी ही उस पोजीशन पर रहती है, जिसकी वजह से गाड़ी तो मुड़ जाती है लेकिन वो उसी तरह से हमारी जो बॉडी है वो रह जाती है। और लास्ट है इनर्शिया ऑफ मोटरिस्ट मेक्स हर फील लाइक शी इज़ बीइंग पुश्ड बैकवर्ड। और अगर हम गाड़ी को रोक रहे हैं तो हमारी बॉडी को ऐसे फील होता है जैसे कि हमें पीछे धक्का दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी तो अभी मोशन में है ना, आगे जा रही है, लेकिन गाड़ी को हम रोक रहे हैं, उसको स्लो करें, तो इस वजह से वो गाड़ी के फोर्स की वजह से हमें ऐसे फील होता है कि हमें पीछे धक्का दिया जा रहा है। अच्छा जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।